हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। ये आरओ, एआरओ, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम में आता है। फंडामेंटल राइट है जो कानूनी अधिकार बारे में बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के आधार पर और शिक्षा संबंधी प्रावधान के आधार पर ये बताता है टॉपिक। संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में श्री रामचंद्र जी का चित्र बना हुआ है। और अब आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के भाग नंबर 3 पे अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। पहला बिंदु कहता है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 7वें मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। जैसे कि पहला बिंदु कहता है कि संपत्ति का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बारे में बताता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक के बारे में बताता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में बताता है। संवैधानिक उपचार का प्रावधान अनुच्छेद 32 के बारे में बताता है। और 7वां था जो का नाम संपत्ति का अधिकार, उसको का अनुच्छेद 31 उसको का नाम हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इससे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाया गया था। ठीक ना। इसके बाद आता है क्या, मूल अधिकारों की विशेषताएं। यह न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, वे सभी सरकार के निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों, विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति, जैसे कि परिषद एवं कंपनियां हैं। फिर इसके बाद आता है क्या, अगला टॉपिक बिंदु है, यह मूल अधिकार संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पहले कोई व्यक्ति है सीधे पहले उच्च न्यायालय जाए, फिर उसके बाद का नाम उच्चतम न्यायालय जाए, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है ना, यह स्थायी नहीं है। संसद उसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधायक के द्वारा। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के प्रत्याभूत अधिकार को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचरों संस्थान और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 में कहता है। ठीक है, अब
अगला बिंदु कहता है कि ऐसे इलाकों में भी इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो या राष्ट्रीय तत्काल से भिन्न है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आता है राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अनुच्छेद 12 के भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। जैसे कि पहला बिंदु कहता है क्या, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। ख नंबर कहता है कि कार्यकारी व विधायी अंगों को संघीय सरकार के क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ग नंबर कहता है क्या, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। घ नंबर कहता है कि अन्य सभी निकाय अर्थात वैज्ञानिक गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि LIC, ONGC, सेल इत्यादि। मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, मतलब मूल अधिकारों की असंगत विधियाँ क्या हैं। अनुच्छेद 13 में घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक कहता है कि बिंदु कहता है अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। कौन कौन से? स्थायी विधियाँ, अस्थायी विधियाँ और प्रत्यायोजित विधान, मतलब कि कार्यपालिका विधान। मतलब कि स्थायी विधियाँ क्या होती है? संसदीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो। अस्थायी क्या होती हैं? जो राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश होंगे, ये अस्थायी होगी। और प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधानमंडल क्या होता है? विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे कि विधि का बल रखने वाली प्रथा। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीय मामले 1973 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संशोधन के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो उसे वैध घोषित किया जा सकता है। अगर आप उन 6 मूल अधिकारों को सही से याद कर लेते हैं तो आपको 14 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद आराम से याद हो सकते हैं। पहला क्या था? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में बताता है। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता एवं विधियाँ का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। धर्म, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बताई जाती है। अस्पृश्यता का अंत एवं उसका आचरण निषिद्ध, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया जाता है। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बताया जाता है। फिर आता है अपना क्या दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में बताता है। क्या? छह अधिकारों को सुरक्षा। पहला कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरा कहता है सम्मेलन, तीसरा कहता है संघ कहता है, और चौथा कहता है संचरण, पांचवा कहता है निवास, छठवां कहता है वृद्धि। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। फिर कहता है पॉइंट है दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत आता है।
का के तहत आता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। तीसरा पॉइंट है अपना जी, क्या शोषण किससे होता है? बलात्, जैसे बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। फिर अगला पॉइंट कहता है कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। जो का नाम कारखानों में बच्चे जो काम करते हैं उन पर जो प्रतिशत कब लगाया गया था? अनुच्छेद 24 के तहत लगाया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक के बारे में बताता है। क्या अंतःकरण की ओर धर्म की अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 बताता है। किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदर्भ में के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बताया जाता है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत बताया जाता है। फिर अपना अगला टॉपिक क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बारे में क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत बताया जाता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बताया जाता है। फिर लास्ट अपना आता है कि संवैधानिक उपचार का प्रावधान अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को परावर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल हैं। याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। जो अपना अनुच्छेद 31 था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार क्या? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। विदेश के जो लोग आते हैं उनको प्राप्त नहीं हैं। अतः भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, मतलब कि जो भारतीय लोग हैं जो अपने मित्रता वाले देश हैं उनको अनुच्छेद, जो का नाम देश विदेश से लोग आते हैं उनको भारत में किस प्रकार की स्वतंत्रता है और किस प्रकार के उनको अधिकार प्राप्त हैं, ये अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। अभी तक मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद मूल अधिकार 6 के बारे में, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक के बारे में। हम आपको कल की वीडियो में 14 से लेकर 35 तक की बेसिक जानकारी देंगे, जैसे कि धर्म में हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको कौन कौन से प्राप्त हैं और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान पर हमको कौन कौन से अधिकार हैं। हम कल की वीडियो में पूरी बेसिक जानकारी के साथ और कब इनको संशोधन किया गया था, इन सभी के मामले में कल हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। कि तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।